नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। पूरा का पूरा बेरेक मैं आपको याद करवा दूंगा और पूरे यूट्यूब के अंदर आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 की एज सच कोई वीडियो नहीं देखने को मिलेगी, जो एक कंप्लीट वन शॉट के अंदर, वन वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कानून हमें पढ़ाया हुआ है। और ये दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम के अंदर ये वाला सब्जेक्ट आते ही आता है और बहुत छोटा सा कानून है, बट इसके अंदर थोड़ी सी बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं। 2024 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है और एक लैंडमार्क जजमेंट भी है 1997 का सुप्रीम कोर्ट का, तो वो सारे जजमेंट्स भी हम साथ साथ अपने समझते रहेंगे। कौन से सेक्शन पे, कौन सी जगह पे हमें ये जजमेंट याद रखना है, ये पॉइंट के अंदर एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना है। अब ये पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद में आपका बस एक ही काम बचेगा कि आपको कोई भी एमसीक्यू बुक अपनी रखनी है और साथ साथ अपने सारे एमसीक्यूज लगा लेने हैं। मोस्ट प्रोबेबली हद से हद आप अगर पीवाईक्यूज भी देखोगे और अपने कोई भी रेफरेंस बुक के एमसीक्यूज भी देखोगे तो उसमें कम से कम 200 या 150 एमसीक्यू मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। अगर इतने आप एमसीक्यू कर लेते हो तो आपका एक दिन के अंदर पूरा का पूरा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ज्यादा देरी न करते हुए पूरे के पूरे सब्जेक्ट को दिल्ली एपीपी यानी दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए हम अपना सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें कितने सेक्शंस हैं? इसमें टोटल हमारे 27 सेक्शन आते हैं और इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है? 11 सितंबर 2003 के अंदर। क्योंकि याद रखिएगा, ये एक बेसिक बातें होती हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू करते हो, कोई भी बीएनएसएस हो, बीएनएस हो, बीएसए हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई भी हो, एक ये बेसिक ना अपना पहले ये क्लियर कर लिया करो, बाद में मत लिखा करो। उससे क्या है ना, दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होने लग जाती है। जब हम अपनी आंखें बंद करके रिवीजन करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला पेज, सबसे पहली चीजें ये आनी चाहिए, कितने सेक्शन है, कितने पार्ट्स के अंदर, कितने चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है, एनफोर्समेंट डेट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए इसमें एनफोर्समेंट डेट क्या है? 11 सितंबर 2003। पहली बात, टोटल कितने सेक्शन है? 27 सेक्शंस हैं। कितने चैप्टर्स के अंदर ये डिवाइड करा हुआ है? 5 चैप्टर्स के अंदर ये डिवाइड करा हुआ है। और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को हम अपॉइंट करेंगे। अभी आगे हम बात करेंगे क्या होता है ये, थोड़ा घबराइएगा मत, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। विजिलेंस कमिश्नर क्या होता है? तो ये 2 प्रकार के लोग हैं। तो अब इनको चुना जाता है कि भाई इनको जो है ना अपना पूरी के पूरी देखरेख करनी है, रेकी करनी है, निगरानी रखनी है कि कौन सा पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी अफसर गपलेबाजी कर रहा है, यानी कि कौन सा सरकारी जो अधिकारी है वो जो है करप्शन कर रहा है, उनके ऊपर ये देखरेख करते हैं। अब आगे थोड़ी सी मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी बात करूंगा, तो अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो और क्या जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, जो इस पर्टिकुलर कानून के अंदर लोगों को अपॉइंट करने वाली बात रखी हुई है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है क्या? यानी कि संविधान के अंदर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि हमारे देश में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नाम का व्यक्ति नियुक्त होना चाहिए या विजिलेंस कमिश्नर नाम का व्यक्ति नियुक्त यानी कि अपॉइंट होना चाहिए? नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि ये जो कानून के अंदर जिन जिन लोगों को अपॉइंट करने की बात करी जा रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं है, बल्कि एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पे है। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी पोस्ट या स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है कि कोई कानून बनाकर पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, वो पास करा गया है और उसमें कुछ लोगों को अपॉइंट करने की बात करी गई है, तो वो बोला जाता है स्टैट्यूटरी मतलब कानून के अंदर लिख दी गई है बात, तभी इन लोगों को नियुक्त करा जा रहा है, वरना नहीं किया जाता और संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये बात क्लियर हो गई, बेसिक बात। एनफोर्समेंट डेट 11 सितंबर 2003। टोटल 27 सेक्शंस है, टोटल 5 चैप्टर्स है और ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है, स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है। बस ये बेसिक बातें हैं। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम पहचान लेते हैं। क्या सरकार के दिमाग में ये कानून बनाने के लिए आया क्यों? आखिर में ऐसा क्या हुआ था? एक कहानी के रूप में आपको छोटे से मैं संदर्भ में बता देता हूं। क्या हुआ था कि देश में ना 1964 के टाइम पे या उससे पहले भी बातें होना शुरू हो गई थी कि यार ये जो बड़े बड़े अधिकारी है, अब ये बड़े बड़े अधिकारी हमारे देश में कौन हो सकते हैं? जो ऑल इंडिया सर्विस के लेवल पे हो, ग्रुप ए ऑफिसर हो, ग्रुप बी ऑफिसर हो, ग्रुप सी ऑफिसर हो, ग्रुप डी ऑफिसर्स हो, यार यही बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो इनके द्वारा ना करप्शन करा जा रहा है या सरकारी अफसरों के द्वारा जो है करप्शन करा जा रहा है, ऐसी बातें बहुत सारे देश में सामने आ रही थी। तो इसके लिए 1964 में एक कमेटी गठन करी गई, एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी का नाम है श्री के संथानम। ये ना नाम याद रखना, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन यहीं से आता है, आप लोग चेक भी कर, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना यहीं से क्वेश्चन आएगा कि 1964 को कौन सी कमेटी का गठन करा गया था? श्री के संथानम, नाम याद रख लो, संथानम, ठीक है। अब इन्होंने ना रिकमेंड करा था यार देश के अंदर ना एक ऑफिसर को अपॉइंट करो, उसका नाम होगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो एक कमिश्नर को अपॉइंट करो और कमिश्नर अपॉइंट किसके द्वारा करा जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो एक वारंट अपने हाथ में देंगे, वारंट का मतलब होता है अपॉइंटमेंट लेटर, हाथ में उनके देंगे और उस पर थप्पा लगा होगा,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कि हम आपको जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे चुनते हैं। अब जब इनको चुन लिया जाएगा तो इनके पास क्या पावर्स होगी, कैसे सैलरी होगी, क्या ड्यूटी होगी, तो जो एक यूपीएससी चेयरमैन की सैलरी होती है, टेन्योर होता है, पावर्स होती हैं, तो वही एक सीवीसी के पास, मैं शॉर्ट फॉर्म में सीवीसी बोलूंगा, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और कभी कभी सीवीसी के अंदर कमीशन भी आएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जब आएगा मैं आपको तब बताता रहूंगा, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यूपीएससी का चेयरमैन जैसे होता है ना, वैसे ही सेम पावर्स, सेम लेवल, सेम सैलरी, सेम सबका सब सेम वैसे ही रहेगा। चलो जी, फिर 1964 के बाद से ऐसे ही सिलसिला अपना शुरू हुआ। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करते थे प्रेसिडेंट साहिबा और प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते थे। देन अपना इनका यूपीएससी चेयरमैन के जो सैलरी ड्रॉ करते हैं वही ये सैलरी ड्रॉ करते थे, ठीक है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, 1995 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ और ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट था ना, जो श्री के संथानम कमेटी के द्वारा रिकमेंड करा गया था, इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को ही रिमूव कर दिया कि नहीं नहीं इसे रिमूव करो। चलो, अब फिर उसके बाद में देश में हमारा सन्नाटा आ गया कि कोई विजिलेंस कमीशन नाम की कोई चीज थी ही नहीं, कोई सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नाम का व्यक्ति कोई था नहीं। फिर क्या हुआ, 1997 के अंदर और थोड़ा सा प्रेशर सरकार के ऊपर आने लगा कि देश में करप्शन बढ़ता जा रहा है वगैरह वगैरह, तो इसके ऊपर सरकार को कुछ संज्ञान लेना चाहिए वगैरह वगैरह। फिर 1997 के अंदर एक और कमेटी का गठन करा गया। इस कमेटी का नाम था इंडिपेंडेंट रिव्यू कमेटी, शॉर्ट फॉर्म में इसे आईआरसी बोले जाता है। प्रीलिम्स से हमसे सवाल भी पूछा जा सकता है, आईआरसी की फुल फॉर्म क्या है, इंडिपेंडेंट रिव्यू कमेटी। अब इस कमेटी के अंदर ना 3 बंदे थे, 3 लोग थे। तो एक थे बीजी देशमुख, एसवी गिरी और एनएन वोहरा। इन तीनों लोगों ने बैठ के अपना दिमाग लगाया और इन्होंने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, यानी रिकमेंड करा कि सरकार आपको जो है ना अपने देश में अब ये ऐसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीधा अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक कानून बना दो। अब तो भैया देश में बहुत जरूरत है, करप्शन के केसेस बहुत सुनने को मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में सरकार आप जो है ना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नाम से कानून बना दो, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दो। चलो जी, और इसके बाद इन्होंने एक और चीज रिकमेंड करी कि जब आप कानून बना रहे होगे ना सरकार, तो जो श्री के संथानम के कमेटी ने जब रिकमेंड करा था सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए, यार वो वाला कंसेप्ट भी आप जरूर रखिएगा कानून के अंदर, वो बढ़िया कंसेप्ट था, ठीक है। सरकार ने कहा चलो ठीक है, हम इसके बारे में भी सोचेंगे। और इन्होंने एक और बात, अपना ये जो 3 मेंबर्स की कमेटी थी, बीजी देशमुख और एसवी गिरी और एनएन वोहरा, इनके द्वारा जो है अपना कुछ पॉइंट्स जो ये कमेटी ने रिकमेंड करा था। एक बात और रखी कि जो सीबीआई होती है, जो जांच करती है, जो भी करप्शन करता है, सीबीआई इनकी जांच करती है ना, तो सीबीआई के ऊपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होनी चाहिए। मतलब कि सीवीसी जो है रिस्पॉन्सिबल होगी, जो भी सीबीआई अपनी जांच करके आ रही है, सीबीआई छानबीन कर रही है, ठीक है, या जो भी एक्ट कर रही है, उसके ऊपर सीवीसी को बिठा दो, यानी कि सीबीआई के ऊपर कौन होगा, सीवीसी होगा। सरकार ने कहा चलो ठीक है, आपका ये रिकमेंडेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि ये बात आपकी सही है नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद एक 1997 के अंदर ही कोइंसिडेंटली 1997 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट के एक केस आया था, विनीत नारेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। आप लोगों ने शायद जुडिशरी के एग्जाम्स में इस केस को पढ़ा होगा, पॉपुलरली नोन एज जैन हवाला केस। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जैन हवाला केस के नाम से कौन सा केस पॉपुलर था, तो आपको नाम क्या याद रखना है, विनीत नारेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में क्या हुआ था, इसमें वही करप्शन का मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शंस दिए हैं कि भाई सरकार आपको अब जो है बहुत ही ज्यादा हाई टाइम है, अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नाम का एक स्टैट्यूटरी कानून बनाना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए भैया। अब नहीं यहाँ पे मामला सुलझ पा रहा है, तो इसके लिए आपको एक कानून बनाना चाहिए। अब कमेटी ने भी रिकमेंड करा सरकार को कानून बनाओ, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकमेंड करा कानून बनाओ, तो यार अब सुप्रीम कोर्ट की बात तो पालन करनी पड़ेगी। तो सरकार ने अब उस टाइम पे लोकसभा सेशन में थी नहीं, तो जब लोकसभा सेशन में नहीं तो भाई बिल भी के इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो इन द मीन टाइम क्या एक सॉल्यूशन है, आप लोग मुझे बताओ। तो इस प्रेसिडेंट का अपना मामला आएगा, तो सरकार जो है एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे। तो प्रेसिडेंट को बोला कि आप एक ऑर्डिनेंस निकाल दो, किस नाम से, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस 1998। अब एक मेरे को छोटा सा सवाल आप लोगों से है कि जैसे कि आप अगर दिल्ली एपीपी यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें संविधान भी एक सब्जेक्ट है सिलेबस के अंदर, जब से पूछा जाएगा। तो संविधान का मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, ऑर्डिनेंस जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर बनाया जाता है। दूसरा सवाल इसी के साथ में है कि अगर प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो वो जो ऑर्डिनेंस है कितने टाइम तक के लिए अपना लागू रहता है। तो ये 2 सवाल हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर अपना अपना जवाब दे सकते हो। तो इसका जवाब सिंपल सा है, आर्टिकल 1, 2, 3 यानी 123वां आर्टिकल ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है, ये पावर देता है,
ठीक है। और 6 हफ्तों के लिए ये जो ऑर्डिनेंस है अपना फोर्स में रहता है। 6 हफ्ते कब तक? जब पार्लियामेंट का पहला सेशन जब सेशन बैठ जाता है उसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो है बिल ये ऑर्डिनेंस जो है लोकसभा में रखा जाता है, पेश किया जाता है, और लोकसभा ने अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बल्ले बल्ले है, बिल के रूप में फिर इसको ट्रीट करा जाएगा, फिर कानून बना देंगे अगर पास हो जाता है। लेकिन अगर लोकसभा ने एक्सेप्ट नहीं करा तो 6 हफ्तों के बाद इसको ऑर्डिनेंस को रोक लगा दी जाती है, मतलब ऑटोमेटिकली सीज्ड हो जाता है। ये सीज्ड वर्ड यूज करा गया है, ठीक है। अब एक और बात ये थी कि ऑर्डिनेंस में कुछ चेंजेस करने थे, तो फिर दोबारा एक ऑर्डिनेंस निकाला गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1998, ठीक है जी। ये ना 1998 वाली बात जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा, एमसीक्यू में इससे पूछा जाता है। फिर क्या हुआ, फिर ये जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस अपना जब सरकार जब लोकसभा सेशन लगा तो ये ऑर्डिनेंस को लोकसभा में रखा गया था। 12th लोकसभा थी जब ये ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया था। लोकसभा ने भी अपना फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ये भेजा था, फिर इसके बाद में अपना ये कानून लोकसभा से पास हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे ही ये कानून पास हुआ और राज्यसभा में जाने वाला था, मतलब राज्यसभा में जाने वाला था, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी। अब उसके बाद में जब नई सरकार चुनकर आएगी तो भाई जब आगे काम चलेगा, इतनी देर में तो ये ऑर्डिनेंस 6 हफ्तों के लिए, तो मैंने आपको जैसे कहा है, इतनी देर में तो ये ऑर्डिनेंस अपना गायब हो जाएगा, मतलब सीज हो जाएगा। तो इसलिए जो नई सरकार आई थी उन्होंने एक काम कर दिया था कि सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि जो प्रेसिडेंट साहिबा ने या प्रेसिडेंट साहब ने अपना, मैं साहिबा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारी करंट प्रेसिडेंट साहिबा है ना, इसीलिए आप नाम भी बता सकते हो चैट बॉक्स के अंदर कि हमारे देश में करंटली प्रेसिडेंट साहिबा का नाम क्या है और वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट साहिबा है। तो आप लोग मुझे एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर ये चीज को भी बताइएगा। अब आगे की बात करते हैं। तो सरकार ने फिर एक रेजोल्यूशन पास करा था कि यार प्रेसिडेंट ने जो ये अपना ऑर्डिनेंस पास कराई ये सीज ना हो जाए, तो हम जो है एक रेजोल्यूशन बना रहे हैं सीबीसी ऑर्डिनेंस 1999, और ये जब तक हम कानून नहीं बनाते हैं ये अपना ऑर्डिनेंस लागू रहेगा। फिर इसके बाद में एट द एंड जब सरकार का लोकसभा सेशन लगा, फिर उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 11 सितंबर 2003 को लागू कर दिया। बस यही कहानी थी। तो आप ये सोच सकते हो कि कितनी मेहनत करने के बाद में ये कानून अपना पास करा गया है। तो अभी जस्ट बेसिक बातें हमने समझी है, कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल या कोई टेक्निकल बात या कोई बीएनएस या बीएसए या जो बड़े बड़े कानून हैं उनके जो टेक्निकल बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हमने बस यही बातें पढ़ी हैं कि एक कानून है, कानून जो है वो अपना 11 सितंबर 2003 को पास हुआ है, 27 सेक्शन है, 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। और इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई थी, श्री के संथानम, उन्होंने बोला विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक और हमारी कमेटी बनाई गई, बट उससे पहले मैं आपको जजमेंट भी बता देता हूं। फिर एक और कमेटी बनाई गई 1997 के अंदर, 3 लोग थे उसमें, बीजी देशमुख, एसवी गिरी, एन वोहरा। उन्होंने बोला यार बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, कानून बनाओ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी 1997 को बोला सरकार को कानून बनाओ, तो विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था। फिर सरकार को एट द एंड अपना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 पास करना पड़ा। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। आपसे कोई पूछेगा तो इजीली बता सकोगे, टिप्स पे ये याद हो जाना चाहिए, हर एक बच्चे का याद रखना। क्लियर है? चलो अब सेक्शन नंबर 1 नॉर्मल सी बात कहता है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। तो इसका नाम क्या है कानून का? द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, बात खत्म। अब सेक्शन नंबर 2 के अंदर डेफिनेशन बता रखी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सेक्शन नंबर 2 में बोला रखा है कि पहले तो डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, इसमें बोला है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होनी चाहिए। तीसरी इसमें डेफिनेशन ये बता रखी है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से गवर्न होती है। ये भी आपके दिल्ली एपीपी के अंदर एग्जाम के अंदर आएगा। इसमें भी बहुत छोटा सा कानून है, ये वाला भी बहुत छोटा सा कानून है। इसमें टोटल 7 सेक्शंस है, ठीक है जी। इसमें हम थोड़ा सा अभी गौर करेंगे। और क्या इसके अंदर डेफिनेशन बता रही है? 3 तो बता दी, चौथी बता रखी है गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013, वैसे तो 1956 लिखा है बट हमारे देश में 2013 लागू है, तो उससे बनी हुई हो। फिर इसके अंदर एक DA, एक ये ना अमेंडमेंट करी गई थी लोकपाल के अंदर, ये 2014 के अंदर, यहाँ पे आप ऐड भी लिखना चाहो लिख सकते हो। 2014 में ना कानून के अंदर अमेंडमेंट करके ये चीज को ऐड करा गया था। बस ऐसा कुछ भी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो लोकपाल कौन होगा? जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर चुना गया है, ठीक है जी। फिर प्रिस्क्राइब्ड जो रूल्स बनाए जाएंगे वो इस कानून के अंदर प्रिस्क्राइब्ड होंगे। एट द एंड इसमें बोला हुआ है कि विजिलेंस कमिश्नर भी अपॉइंट करोगे सेक्शन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन भी लिखे हुए हैं, डेफिनेशन में कुछ नहीं बताया हुआ, बस डेफिनेशन में बता रखा है कि जो लोग
सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो सेक्शन नंबर 4 में पॉइंट होगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो सेक्शन नंबर 3 में बनाई जाएगी। और जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट होगा वो इस कानून से गवर्न होगा, ठीक है जी। गवर्नमेंट कंपनी वो इस कानून से गवर्न होगी एंड लोकपाल वो इस कानून से गवर्न होंगे। प्रिस्क्राइब रूल्स बना रखे हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं। और उसके बाद जो विजिलेंस कमीशन होंगे वो वही होंगे जो सेक्शन नंबर 4 में अपने अपॉइंट करे गए हैं। अब दिमाग में क्या आएगा यार, पहले तो कमीशन होनी चाहिए, पहले तो कमीशन बनाओगे, उसी के कौन कौन लोग बैठेंगे, उसके अंदर उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तब देखा जाएगा कि कैसे अपॉइंट होंगे, कौन होंगे, कितना टाइम का टेन्योर होगा, रिमूव कैसे करेंगे। बस यही मैंने जो अभी अभी 1 मिनट में जो ये बात बोली है ना, इसमें आपके सेक्शन नंबर 7 कंप्लीट हो गए हैं। 7 सेक्शन आपके कंप्लीट हो गए हैं। कैसे अभी बता देता हूं। अब सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है कि आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन करना है किस चीज का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। अब पहले कमीशन तो बनाओ। अब इस कमीशन के अंदर कितने लोग बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे। इस कमीशन के अंदर 4 लोग बैठेंगे। हालांकि मुद्दे वाले लोग 3 ही हैं, ये जो चौथा व्यक्ति है ये अपना दूसरा रोल प्ले करने के लिए अपॉइंट करा जाएगा। तो यहां पे मैंने इसलिए लिख दिया 1 + 2 + 1। तो 1 + 2 + 1 इसका मतलब क्या है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए, मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर होने चाहिए, एक सेक्रेटरी होने चाहिए, बात खत्म। तो एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर कितने लोग बैठेंगे, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गया, 2 मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर हो गए और एक सेक्रेटरी हो गए हैं। अब याद रखना यहां पे ना 2 लिखा हुआ है। अगर मान लेते हैं यार एक व्यक्ति अभी अपॉइंट हो पाया है, दूसरे व्यक्ति की डेथ हो गई, 2 विजिलेंस कमिश्नर मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं एक का पेट खराब था, वो अपने घर पे थे, वो आ नहीं पाए ऑफिस में, तो अब ये माना जाएगा कि उस टाइम पे टेम्परेरी एक दूसरे को अपॉइंट करेंगे। या 2 विजिलेंस कमिश्नर है वो मर गए, एक मर जाते हैं तो एक ही बचा है, तो क्या दूसरे को भी अपॉइंट करना पड़ेगा तभी कमीशन काम करेगी, ऐसा होगा क्या, नहीं। यहां पे बोले मैक्सिमम होने चाहिए 2। अगर एक भी है ना तो कोई बात नहीं, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एक विजिलेंस कमिश्नर, दोनों अपना काम कर सकते हैं। और मिनिमम अगर बाद में दूसरे को भी अपॉइंट कर लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब एक और बात ये आती है, ये समझ में आती है कि ये सेक्रेटरी का भी यहाँ पे आपने सर जवाब दिया है। हाँ मैंने कहा है सेक्रेटरी, पर सेक्रेटरी का कोई मेजर रोल प्ले नहीं होगा। सेक्रेटरी एक होना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपना बंदे को अपॉइंट करके बिठा देंगे। कहां पे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर, दैट्स इट। सबसे बड़ा रोल किन किन लोगों का है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का जो 1 होना चाहिए, विजिलेंस कमिश्नर का जो 2 होने चाहिए, बात खत्म। मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम हो सकते हैं, ठीक है जी। चलो अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे हो गया, क्वालिफिकेशन क्या होगी। देखो सीधी सी बात है, आप अगर ऑल इंडिया सर्विस के बंदे हो प्लस आपको नॉलेज है किस चीज की, विजिलेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, पॉलिसी मेकिंग की और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आ जाओ, आपको हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बता देंगे। अगर हमारा मन करेगा तो, हमारा मन करेगा यानी कि हमारा नहीं, प्रेसिडेंट साहिबा का, ठीक है। अभी बात करेंगे कौन अपॉइंट करेगा, वो अगला सेक्शन है। तो आप चुने जा सकते हो सीवीसी या वीसी के तौर पे, या फिर अगर आप ये नहीं हो कोई बात नहीं, आपने कोई सरकारी कंपनी है उसमें ऑफिस होल्ड करके रखा हो, या कोई ऐसी कंपनी है जो सेंट्रल एक्ट के जरिए बनाई गई हो, या कोई ऐसी कंपनी है जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो, उसमें अगर आपने ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है, प्लस आपके पास एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, किस चीज का एक्सपीरियंस, तो आपके पास जो है अगर एक्सपीरियंस है विजिलेंस का, लॉ का, और इसमें लिखा हुआ भी मैंने, हाँ, फाइनेंस का, इंश्योरेंस का, बैंकिंग का, लॉ का, विजिलेंस का, तो आपको भी सीवीसी या वीसी चुना जा सकता है। मैंने क्या बोला, सीवीसी या वीसी चुना जा सकता है। सेक्रेटरी का कोई रोल नहीं है, सेक्रेटरी तो अपना सरकार खुद सेंट्रल गवर्नमेंट चुन के सेक्रेटरी को अपना कमीशन में बिठा देंगे, बात खत्म। इनका और कोई रोल नहीं होता है, याद रखना। मतलब कानून के हिसाब से प्रैक्टिकली होता होगा, बट कानून के अंदर इनका और कोई जिक्र नहीं करा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलो अब हमारी कमीशन बन गई है, अब कोई परेशानी तो नहीं है। हमने कमीशन के अंदर कितने लोग होंगे, 1 + 2 + 1 सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, 2 मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर और एक सेक्रेटरी भाई होंगे हमारे, ठीक है। क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगला सेक्शन क्या होना चाहिए कि यार अब इनको अपॉइंट कौन करेगा, क्वालिफिकेशन तो पता लग गई, कौन करेगा, अगला सेक्शन यही होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 4 अपॉइंटमेंट ऑफ सीवीसी एंड वीसी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कौन का, ऑब्वियस सी बात है यार। अभी हमने एक कमेटी जब बनाई थी, श्री के संथानम की जब कमेटी हमने बनाई थी, तो उसमें बताया गया था ना कि सीवीसी होना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा करा गया था, प्रेसिडेंट। तो हम मना कैसे कर सकते हैं, तो अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। हाथ में उनके वारंट देंगे कि हाँ आपको आज से सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है, बात खत्म। और उनकी स्टील लगी होगी। अब प्रेसिडेंट साहिबा को भी तो कोई ना कोई रिकमेंड करा होना चाहिए ना कि इस व्यक्ति को ना सीवीसी चुन दो प्रेसिडेंट साहिबा, इस व्यक्ति को वीसी चुन दो प्रेसिडेंट साहिबा, ठीक है। अब एक बात बताइए, चलो वो एक दूसरा एक कंटेक्स्ट का क्वेश्चन हो जाएगा, बट ये मैं उम्मीद लगा के रखता हूं कि आपको संविधान भी साथ साथ पढ़ना होना चाहिए, क्योंकि पेपर में तो सारी चीजें पूछी जाएंगी कट टू कट, तो कोई बख्शा नहीं जाएगा कोई भी प्रोविजन से। तो एक छोटा सा सवाल है मेरा कि जो प्रेसिडेंट साहिबा होती हैं, मैं साहिबा इसलिए बोल रहा हूं बार बार, याद रखना, क्योंकि हमारे देश में अभी प्रेसिडेंट साहिबा देश के अंदर प्रेसिडेंट हैं, ठीक है जी। तो जो प्रेसिडेंट साहिबा होती हैं, तो वो जब कोई भी कार्य अपना करती हैं,
तो वो किसके कहने पे करती हैं, किसकी एडवाइस पे करती हैं? पहला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस में वो प्रेसिडेंट साहिब अपना सारा का सारा कार्य अपना करती हैं, जो भी देश को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, ठीक है जी। बट ये बात लिखी कहां है, कोई मुझे बता सकता है? ये मैं क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका मैं आर्टिकल नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे एक बार बताइएगा, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, 70s की लाइन में है, ठीक है। आप लोग एक बार रिसर्च करके सर्च करके, क्या कि आप लोग भी 10 आर्टिकल्स और पढ़ सकोगे इस आड़ में, ठीक है जी। तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ठीक है। हाँ, तो रिकमेंड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे, एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी एक नाम चुनेगी, प्रेसिडेंट साहिबा को नाम दे दिया जाएगा, प्रेसिडेंट साहिबा वारंट उनके हाथ में दे देंगे कि आप आज से सीवीसी या वीसी चुने जाते हो। तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फ्रॉम होम अफेयर और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अच्छा एक बात बताओ, ये किसी चीज की याद दिला रहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2023 का या 2024 का जजमेंट भी आया था, इलेक्शन कमिश्नर को जब अपॉइंट करने के लिए बात उठी थी, तो वहां पे भी कुछ इसी तरह की कमेटी बनाई गई है ना। तो इसके भी थोड़ा सा ना कनेक्शन बनाते हुए चीजों को और भी अन्य जजमेंट से पढ़ा करिए, इंपॉर्टेंट है वो वाला इलेक्शन कमिश्नर का भी जजमेंट। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो जजमेंट का नाम भी गूगल वगैरह से ढूंढ के लिख लेना, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमने तो इनके अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ लिए, तो अब कितने टाइम तक के लिए अपॉइंट करेंगे इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए सेक्शन 5 आ जाता है। सेक्शन 5 क्या कहता है? मिनिमम 4 साल, मतलब मैक्सिमम 4 सालों तक के लिए अपॉइंट होंगे, या फिर 65 ईयर्स तक के लिए अपॉइंट करे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 60 साल का हो चुका हूं और मेरे को प्रेसिडेंट साहिबा बोलती है कि आयुष आपको जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, भाई मेरे तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी, हाँ है ना। या विजिलेंस कमिश्नर ही बना दो, ठीक है। तो विजिलेंस कमिश्नर आपको नियुक्त किया जाता है, तो मैं कितने साल तक के लिए चुना जाऊंगा? 4 सालों तक के लिए। या फिर अगर पहले ही मैं 65 ईयर्स का हो गया तो वो रहेगा विच एवर इज अर्लियर। तो मैं जब 60 साल की उम्र में चुना गया हूं तो 64 ईयर्स तक मैं अपने ऑफिस को पूरा सर्व कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं 63 साल का हूं, मेरे को अगर नियुक्त करा गया है सीवीसी या वीसी, तो मैं केवल 3 साल तक के लिए अपनी सर्विसेज दे पाऊंगा, क्योंकि 62 साल में अगर मैं हुआ हूं तो 3 साल तक के लिए दे पाऊंगा, क्योंकि चौथे साल में तो 65 साल का हो जाऊंगा, मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। याद रखना, ये प्रिंसिपल है। अब इसके बाद एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, यहां पे और क्या बोली गई है कि अगर एक बारी आप, ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात पे गौर करिएगा, मैंने इसमें आधी बात लिखी है शॉर्ट में, मेरी बात पे गौर करिएगा। अगर एक बारी आप सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हो, मतलब नियुक्त हो गए और आपने सर्विसेज 4 साल की या 65 साल की दे दिया, ऐसा केस में भी, तो आप दोबारा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे नहीं अपॉइंट हो सकते। बात, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट हुए हो तो वो भी आप 4 साल और 65 ईयर्स। बट फर्क ये है कि जब आप विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट हुए हो, तब आपका टेन्योर जब खत्म हो जाएगा तो आप दोबारा अपॉइंट हो सकते हो। किस चीज के लिए? अब आपको अगर सरकार चाहे या प्रेसिडेंट चाहे तो आपको क्या बना सकते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना सकते हैं। पहले विजिलेंस कमिश्नर थे, अब आप सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन सकते हो। तो ये एक छोटी सी बात है। बट एक बात और याद रखिएगा, अगर आप सीवीसी हो या वीसी हो के तौर पे अपॉइंट हो चुके हो और रिटायर्ड हो गए हो, मतलब आपका टेन्योर खत्म हो चुका है, तो आप कोई भी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट नहीं ले सकते, कोई भी सरकारी नौकरी पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, अप्लाई भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये रूल है, मैंने यहाँ पे कांटा भी लगा रखा है, ठीक है जी। चलो, अब यार इनको लगता है कि अब हमारे पर थोड़ी आपदा आ गई है, तो ऐसे केस में अगर इनको रेजिग्नेशन देना है तो रेजिग्नेशन कैसे देंगे? यार जब तुम्हारे को प्रेसिडेंट ने हाथ में वारंट दिया था तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, प्रेसिडेंट को हाथ में रेजिग्नेशन लेटर दोगे तो रेजिग्नेशन इन हैंड दिया जाएगा। अब सैलरी, जैसे हमने क्या बात बताई थी, कमेटी का नाम बताओ, श्री के संथानम की कमेटी ने क्या बोला था? यूपीएससी के लेवल के होंगे, तो वैसी बात है। सीवीसी जो है सैलरी कितनी लेंगे? जो एक यूपीएससी का चेयरमैन साहब लेते हैं, और वीसी जो यूपीएससी के मेंबर साहब जो है अपना वो लेते हैं सैलरी, वही सेम सैलरी सीवीसी वीसी को दी जाएगी। सिंपल बात। सेक्शन 5 पढ़ लिए हमने, 5 सेक्शन पढ़ लिए। पहला शॉर्ट टाइटल, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीवीसी, मतलब कमीशन बनाओगे, चौथा अपॉइंटमेंट करोगे, पांचवा इनका जो है टेन्योर कितना रहेगा, बात खत्म। अब सब हमें समझ में आ गया, कमीशन में कौन अपॉइंट होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन अपॉइंट करेगा और कितने टाइम तक ले अपॉइंट होगा। आखिरी चीज क्या रह गई है? रिमूवल। अब इनको निकाला कैसे जाएगा? तो इसका भी सिंपल प्रोसेस है, 2 ग्राउंड है केवल। सेक्शन 6 के अंदर बता रखा है कि रिमूवल कैसे करोगे। भाई देखो, थोड़ी सी टेक्निकल बात भी है, थोड़ा सा गौर से इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। इनका रिमूव कैसे करा जाएगा? पहले तो 2 में से कोई एक ग्राउंड प्रूव होना चाहिए। पहला क्या? प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन्होंने किया है, पहला तो ये, या फिर इनकैपेसिटी, भैया अब ये काबिल नहीं है कामकाज ऑफिस को होल्ड करने के लिए। तो ये दोनों में से कोई एक ग्राउंड अगर प्रूव हो गया कि सीवीसी या वीसी ने प्रूव्ड मिसबिहेवियर करा है या फिर अपना इनकैपेसिटी इनकी हो चुकी है, तो प्रेसिडेंट साहब यहां पे बैठ के देखेंगे, हाँ यार मेरे सामने बातें तो उड़ रही हैं कि अब सीवीसी वीसी जो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर कर रहे हैं या
इनकैपेसिटी कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है एक रेफरेंस भेजेंगे किसको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। अच्छा एक बात बताओ, रेफरेंस वैसे तो मैंने लिखा हुआ है जवाब, आर्टिकल 143 इसका जवाब है कि प्रेसिडेंट साहब जो है अगर कहीं कस्टडी में फंस जाते हैं, कानूनी बाधा में फंस जाते हैं, अगर उनको कोई जानकारी, लीगल जानकारी या लीगल एडवाइस चाहिए होती है, तो वो सहारा किसको मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सहारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मानते हैं एज इन रेफरेंस। नाउ प्रेसिडेंट विल फाइल reference between the Supreme Court as per Article 143. My question to all of you that when the President of India made the reference to the Supreme Court, then is there any mandate to constitute a minimum bench of judges is required to give suggestion or opinion or advice to the President of India? क्वेश्चन मार्क। आप लोग एक बार मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा कि जब भी प्रेसिडेंट जो है रेफरेंस लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो कितने जजेस की बेंच बैठ के अपना संज्ञान लेती है और प्रेसिडेंट साहिबा को एडवाइस करेंगे, लीगल एडवाइस करेंगे। तो ये भी बता रखा है आर्टिकल 143 को, ध्यान से पढ़िएगा, एक और आर्टिकल आपका तैयार हो जाएगा इसी की संदर्भ में। याद रखना ये सारे सवाल ऐसे हैं जो संविधान के तौर पे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं 100%। ठीक है जी, चलो फिर एक बात बताओ यार, मैं प्रेसिडेंट हूं, अगर मैंने सीधा सुप्रीम कोर्ट को साहब को रेफरेंस लगाया, सुप्रीम कोर्ट साहब ने एकदम मेरे को जवाब दे देंगे, यार टाइम लगाएंगे, हो सकता है 1 दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं, 1 महीना लगाएं, 6 महीने लगाएं, नो वन नोज। तो इतने टाइम के लिए क्या करेंगे, इतने टाइम तक के लिए यार एक के ऊपर तो हमने सीवीसी या वीसी के ऊपर आरोप लग चुका है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है। तो यहाँ पे एक और प्रावधान यहाँ पे रखा हुआ है कि इन द मीन टाइम जब तक रेफरेंस का जवाब नहीं आ जाता, तो प्रेसिडेंट साहिबा हैं वो क्या कर सकती हैं, वो कह सकती हैं सीवीसी या वीसी, सुनो मैं तुम्हारे को सस्पेंड करती हूं या मैं तुम्हें प्रोहिबिट करती हूँ कि तुम पैर दफ्तर में नहीं रखोगे, बात घर में बैठो जब तक रेफरेंस ना आ जाए, और तब जब तक मेरा फैसला ना आ जाए तुम्हारे को निकालने का, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात बता रही है, 5 और ग्राउंड्स हैं जहां पे प्रेसिडेंट साहिबा को लगता है नहीं यार इनको निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो पहला ग्राउंड कौन सा है कि अगर मान लेते हैं ये इंसॉल्वेंट हो गए, बट यार ये इंसॉल्वेंट वाली बात मेरे को समझ में नहीं आई, इतने पैसे भाई 2-2 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी होती है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट कैसे हो जाएगा बंदा। ठीक है, फिर भी लिखा हुआ है इंसॉल्वेंट अगर हो जाए या कन्विक्ट हो जाए, मॉरल टर्पिट्यूड। अभी मॉरल टर्पिट्यूड कौन कौन से अपराध होते हैं इसके लिए स्पेसिफिकली कुछ कहीं पे डिफाइन नहीं करा हुआ, ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट का मन करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना डिफाइन करेंगे कि ये फला फला अपराध मॉरल टर्पिट्यूड में आते हैं। बस वही होते हैं जो कॉग्निजेबल अपराध होते हैं, थोड़े बड़े जो 7 साल से ऊपर के पनिशेबल होते हैं ना, वो अपने मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर आते हैं एज पर माई नॉलेज। ठीक है जी, ठीक है। और कौन कौन से, कि आपने कोई ऑफिस खोल लिया है, अपनी दुकानदारी चालू कर दिया, मतलब घर पे आते हो आप अपनी परचून की दुकान भी चला रहे हो साथ साथ, तो अगर ऐसा कर रहे हो तो ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, या आप अनफिट हो चुके हो, या फिर आप जो है कोई फाइनेंशियल गेन किसी व्यक्ति से ले रहे हो कि अच्छा आप मेरे को इतने पैसे दे दो मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, ऐसा अगर हरकतें कर रहे हो तो प्रेसिडेंट बिना रेफरेंस के भी तुम्हें उड़ा देंगे, प्रेसिडेंट जो है तुम्हारे को बिना रेफरेंस के भी रिमूव कर देंगे। तो कौन कौन से हमने ग्राउंड पढ़े 5, ये याद कर लेना, एग्जाम में आते हैं। पहला इंसॉल्वेंट, दूसरा कन्विक्शन, मॉरल टर्पिट्यूड, तीसरा अपनी दुकानदारी ऑफिस खोल के बैठ गए अपना, चौथा अनफिट, पांचवा पॉइंट कौन सा है, पांचवा पॉइंट हाँ फाइनेंशियल गेन। ठीक है, कभी कभी माइंड से मेरे भी स्किप हो जाता है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। चलो अब आगे के सेक्शन की बात करें। अच्छा अब हमने पूरे कमीशन की बात समझ लिया, 1+2+1। ठीक है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे और 1 सेक्रेटरी होंगे। अब मुद्दे वाली बात क्या थी यार, एक बात बताओ, उनको स्टाफ की भी तो जरूरत पड़ेगी। अगर कमिश्नर ने बोला कि ये समन का ऑर्डर जो है टाइप करके जरा दीजिए, हमें समन भेजना है, ठीक है, या एक वारंट भेजना है एक व्यक्ति को, उसके तो एक टाइपिस्ट भी चाहिए होगा, यानी कि और स्टाफ भी तो चाहिए होगा जो कंपिटेंट व्यक्ति होगा, फला अपना कंपिटेंट व्यक्ति होंगे, क्वालिफाइड होंगे, हाँ है ना। तो सेक्शन नंबर 7 में यही बात बोली हुई है कि अगर स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है तो कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज यार कुछ स्टाफ को भी आप अपॉइंट कर दो, बहुत जरूरत है हमारे को, हमें स्टाफ नहीं होगा तो हम 4 बंदे बैठ के क्या करेंगे, लूडो खेलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, तो हमें स्टाफ की भी जरूरत है। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 7 में स्टाफ को भी अपॉइंट कर देंगे। सेक्शन नंबर 8 में क्या बता रखा है कि अब यार इनकी पावर्स के बारे में तो बताओ। तो ये मैंने लाइन इसलिए डाली हुई है कि एक पड़ाव हमारा खत्म हो चुका है, एक पड़ाव हमारा जरूरी वाला खत्म हो चुका है। सेक्शन नंबर 8 से अब हम दूसरे पड़ाव पे आ रहे हैं। 3 पड़ाव है मोटे मोटे जो मैंने अपने याद करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो सेक्शन नंबर 8 हमारा क्या बताता है, सेक्शन नंबर 8 हमें बताता है कि पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या होंगे सीवीसी के, वीसी के। ठीक है, 7 पावर्स हैं मेजरली, मुद्दे वाली 7 पावर्स हैं। इनमें से आपको याद रखना है, इनमें से सवाल पूछा जाएगा। तो पहले क्या होनी चाहिए भाई, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है उनको वो सुपरिटेंडेंस करेंगे, उनके ऊपर निगरानी रखेंगे। दूसरा, उनको डायरेक्शन देंगे कि काम करो, इन्वेस्टिगेट करो। बट याद रखना यहां पे एक लिमिटेशन भी है, मैं अगर पुलिस वाला हूं, मेरे को ऊपर वाली अथॉरिटी ये तो बोल सकती है कि मेरे को इन्वेस्टिगेशन करनी है, बट यार वो मेरे को ये थोड़ी ना बोल सकती है मेरे को इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, किस मैनर में करनी है,
किस व्यक्ति को एक्यूज बना के इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है, किस व्यक्ति को एक्यूज बनाना है, किस व्यक्ति को नहीं बनाना है, इन्वेस्टिगेशन में को उसके घर पे जाके करनी है, उसके घर पे जाके नहीं करनी है, तो मैनर क्या होगा, क्या इसके बारे में मेरे को सीवीसी वीसी ऑर्डर कर सकते हैं क्या? इन शॉर्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो मेरे को ऑर्डर कर सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करिए? नो, इट इज बार्ड। तो यहां पे आप अगर पढ़ोगे ना, अगर आपके हाथों में बेरेक्ट होगा तो बी के प्रोवाइजो में ये बात लिखी हुई है, ठीक है जी। चलो, तो सुपरिटेंडेंस टू डीएसपीई, यही है ना, डीएसपीई, ठीक है, और इनको डायरेक्शन देंगे। एंड आगे की और क्या बात बता रखी है, आगे और क्या बात बता रखी है, इंक्वायरी करेंगे। अगर मान लेते हैं कि सीवीसी को पता लगता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पता लगता है कि एक पब्लिक सर्वेंट है, उसने घपलेबाजी करी है यानी करप्शन करा है अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है, 1988, तो यार उसके खिलाफ अब इंक्वायरी चलानी चाहिए ना, ठीक है, इंक्वायरी करेंगे। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, अगर उनके पास यानी सीवीसी के पास अगर कोई कंप्लेंट आती है कि फला फला अधिकारी है, पब्लिक सर्वेंट है, उसने जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अंदर गबन करा है या कोई जो इसमें अपराध मेंशन करे हुए हैं, उसमें अपराध के बारे में बताया हुआ है या अपराध करा है, तो इसके ऊपर भी सीवीसी क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। आप लोग एक बार मुझे बताइएगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 भी आपको चाहिए क्लास, अगर चाहते हो तो मैं बाय द टाइम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके एक ये लेक्चर भी, मतलब पूरा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लेके आ जाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर चाहते हो तो एक बार मुझे जरूर बताइएगा इस बारे में भी, ठीक है जी। चलो, तो अब इंक्वायरी करेंगे, जो भी कंप्लेंट आई है, तो 4 बातें हो गई, ठीक है। अब ये ना डी पॉइंट पे थोड़ा मार्क जरूर कर लेना, ठीक है, डी पॉइंट के आगे जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, समझने के लिए, ये इस पे मैं मार्क कर रहा हूं, तो इस पे आप जरूर समझना। चलो, ई पॉइंट में और क्या लिखा हुआ है कि आप रिव्यू भी करेंगे कि यार जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ने कोई जो कामकाज करा, इन्वेस्टिगेशन करी है, तो किस लेवल की करी है, कैसे करी है, उनको रिव्यू करना। और ये चीज को भी रिव्यू करना कि अगर कोई सैंक्शन एप्लीकेशन फाइल करी हुई है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में, तो उन सैंक्शन एप्लीकेशन को भी अपना रिव्यू करना। बट याद रखना, सैंक्शन के ऊपर ना जजमेंट आ रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रताप सिंह 2024 सुप्रीम कोर्ट, लिखा हुआ भी होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रताप सिंह 2024 सुप्रीम कोर्ट। एक और जजमेंट है जगत राम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024 सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जजमेंट है, ठीक है। इसमें ना सैंक्शन के बारे में बात करी हुई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर, और सीवीसी का भी इसमें संदर्भ आ जाता है। क्या बात करी हुई है, एक बात बताओ, सैंक्शन का मतलब क्या होता है? सैंक्शन का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन में 218, सेक्शन में 218 बीएनएसएस का अगर हम सेक्शन खोलते हैं, आप लोगों के पास अगर बेरेक्ट होगा तो एक बारी सेक्शन ये वाले बेरेक्ट को ओपन करिए, क्योंकि ये भी आपके दिल्ली एपीपी एज वेल एज जुडिशरी के एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी सेक्शन आपको टिप्स भी पता होने चाहिए। तो सेक्शन में 218 को एक बार आप खोलोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको जजेस के खिलाफ, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाना है, यानी कि एफआईआर दर्ज करानी है, तो सीधा मुंह उठा के आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते कि देखो जज साहब ने मेरे फेवर में जजमेंट नहीं दिया, जज साहब करप्ट हो चुके हैं, चलो मैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए जा रहा हूं, नहीं कर सकते आप, सॉरी। या कोई पब्लिक सर्वेंट यानी कि सरकारी अधिकारी है, आप केवल उसने आपका कोई काम करने से मना कर दिया या एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो, या आपके पास कोई सबूत भी हो, तो आप डायरेक्ट उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हो, यानी कंप्लेंट दर्ज नहीं करा सकते, इनफैक्ट कंप्लेंट प्रोसीडिंग में स्टार्ट नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। तो ये बात सेक्शन 218 बीएनएसएस के अंदर लिख दी गई है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब वहां पे ना अगर आप नीचे आओगे थोड़ा, 218 के नीचे आ जाओ, उसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो के अंदर लिखा हुआ जो ऐड नया करा गया, जो पहले नहीं था, सीआरपीसी आप खोल के देख सकते हो, तो सीआरपीसी में नहीं था, अब ऐड करा गया है। तो इसमें क्या ऐड करा हुआ है कि मान लेते हैं मैं एक आम आदमी होने के तहत मैं अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता हूं, तो मेरे को पहले सरकार के पास जाके एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं सैंक्शन, कि जैसा सरकार आप जो है, मैं आपके अधिकारी के ऊपर कंप्लेंट दायर करना चाहता हूं, आप मुझे परमिशन दे दो, आप मुझे सैंक्शन दे दो। तो सरकार अगर मुझे सैंक्शन दे देती है, तब मैं उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट, एफआईआर जो मैं एज पर दी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल नेचर के तहत मैं प्रोसीडिंग दर्ज करा सकता हूं। ये एक सिंपल सी बात है, चलो जी, ये भी समझ में आ गई मार के बाद। बट मुद्दे वाली बात ये है कि अगर मान लेते मैंने एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, तो सरकार मेरे को सैंक्शन ग्रांट नहीं करती है, तो यार मैं वेट करता रहूंगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, सैंक्शन की कॉपी सरकार के पास यूं ही पड़ी रहेगी, धूल खा रही होगी, सरकार ने तो हाँ बोला ना तो ना बोला, सीधी सी बात है। और ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था, सरकार चाहेगी ना भैया मेरे बंदों के खिलाफ, मेरे ऑफिसर के खिलाफ तुम अगर केस चलाओगे तो बदनामी मेरी सरकार की होगी कि कैसे व्यक्ति को नियुक्त करके रखा हुआ है, हाँ है ना। तो इसीलिए सरकार सैंक्शन इतनी इजीली नहीं देती थी। इसी बात को काटने के लिए बीएनएसएस के अंदर एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया है सेक्शन में 218 बीएनएसएस के अंदर, इसमें बोल दिया कि अगर कोई भी
सैंक्शन की एप्लीकेशन फाइल करी हुई डाली हुई है और सरकार ने 120 दिनों के अंदर 120 डेज के अंदर अंदर अगर सैंक्शन के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा सरकार ने सैंक्शन दे दिया है, डीम्ड सैंक्शन दे दिया है, ये मान लिया जाएगा। तो इस बात पे आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि यहां पे मैंने जजमेंट लिखा है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रताप सिंह 2024 सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल रखी है कि जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस में सैंक्शन लेना पहले अनिवार्य होता है, सैंक्शन लेना पहले अनिवार्य होता है, तो वैसे केस के अंदर बिना सैंक्शन लिए आप कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ क्या नहीं कर सकते, कोई भी केस दर्ज नहीं करा सकते हो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात को और क्लैरिफाई करा है 2024 के अंदर। और एक और बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करी है कि आपने एक सेक्शन का नाम सुना है, सेक्शन नंबर 319 सीआरपीसी, जो कि बीएनएस का हमारा बीएनएसएस का सॉरी सेक्शन 358 बीएनएसएस सेक्शन है। इसमें क्या बात करी हुई है, एडिशनल प्रोसिक्यूशन। मान लेते हैं कि अपना केस जो है स्टेट वर्सेस ए, ठीक है। अब जब केस ट्रायल की स्टेज पे पहुंचा, जज साहब के सामने सबूत आए, सबूतों को पढ़ने के बाद जज साहब को लगा अरे यार एक ना बी नाम का व्यक्ति भी इन्वॉल्व है, बी नाम का व्यक्ति भी इन्वॉल्व है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट बी के खिलाफ फाइल नहीं करी है, तो मुझे लगता है कि बी नाम के व्यक्ति को भी जॉइंटली ट्राई करना चाहिए ए के साथ में। तो क्या जो कोर्ट जज साहब होंगे तो क्या बी को भी एडिशनल प्रोसिक्यूशन के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं, सम्मन भेज सकते हैं कि आ जाओ बी, तुम्हारे को भी जॉइंट ट्राई ए के साथ में किया जाएगा, कर सकते हैं एज पर सेक्शन 358 बीएनएसएस या 319 सीआरपीसी, जिसको बोलते हैं एडिशनल प्रोसिक्यूशन। इट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन एज फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। अब अगर जुडिशरी का पेपर दे रहे हो या कोई भी स्टेट का एपीपी का पेपर दे रहे हो, एपीओ का पेपर दे रहे हो, हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इस बात को थोड़ा साइड रखते हैं। तो अगर मान लेते हैं बी नाम का व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट निकला, तो क्या जो जज साहब है वो बी के खिलाफ एडिशनल प्रोसिक्यूशन जारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एडिशनल प्रोसिक्यूशन करना है तो पहले वही बात है, सैंक्शन लेना पड़ेगा और सैंक्शन की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। और एज पर सेक्शन 218 बीएनएसएस सरकार ने 120 दिनों के अंदर अंदर सैंक्शन ग्रांट नहीं करा तो ये मान लिया जाएगा कि डीम सैंक्शन है, सरकार मान चुकी है कि हाँ कर दो हमारे बंदे के खिलाफ केस, ठीक है जी। चलो ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। फिर इसके बाद आगे आखिरी में यही लिखा है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जी पॉइंट में बस यही बात लिखी है कि अब जो है फिर सरकार जो है फिर जो सीवीसी है वो सरकार के पास जाएगी, एडवाइस करेगी कि सीवीसी होने के नाते सरकार इस सैंक्शन को ग्रांट कर दो, इस सैंक्शन को खारिज कर दो, इस सैंक्शन को ग्रांट कर दो, इसके रिगार्डिंग सरकार की मदद करेगी सीवीसी, ठीक है जी। क्लियर है? सेक्शन 8 तक समझ में आ गए, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट रिसीव होती है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या करेगी? इंक्वायरी करेगी। तो एक बात बताओ ना, ये पब्लिक सर्वेंट कौन से होंगे, ये पब्लिक सर्वेंट कौन कौन से लेवल के होंगे, ये एक सवाल आएगा। तो मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है क्या, कि जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं या और सरकारी अधिकारी हैं, जो ग्रुप ए ऑफिसर है, सबसे टॉप क्लास ऑफिसर है, वो अगर उनके द्वारा कोई करप्शन करा जाता है तो सीवीसी जांच करेगा, सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जांच करेगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है जी। तो ये बात सेकंड क्लॉज में हमारे को क्लैरिफाई करी है, ठीक है, कि क्लॉज डी में जो पब्लिक सर्वेंट है उसमें इंक्लूड है ऑल इंडिया सर्विस वाले के ग्रुप ए ऑफिसर या कोई भी सरकारी अधिकारी ग्रुप ए ऑफिसर्स वहां पे सीवीसी की नजर में आ जाएंगे। तो इसके अंदर एक और बात करिए, लोकपाल हमने कहा था ना 2014 में ऐड हुआ है, तो लोकपाल ने एक रिकमेंडेशन भेजा सरकार को कि सरकार यार आप जो है ना ग्रुप ए ऑफिसर को मत इंक्लूड मत करो, ग्रुप बी को भी करो, ग्रुप सी को भी करो, ग्रुप डी को भी करो, उनके स्टाफ को भी करो। उन्होंने कहा ठीक है हम कर देते हैं, हमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो 2014 में ये बात को भी ऐड करा गया था अमेंडमेंट के बाद में। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर जब ये बात ऐड करी गई ना ये वाली, इसके बाद सेक्शन नंबर 8 कैपिटल ए ऐड करा गया। इन्होंने बोला कि यार जो ग्रुप सी और जो ग्रुप डी ऑफिसर है ना, ठीक है, अगर इनके खिलाफ करप्शन का मामला दर्ज करने के लिए कंप्लेंट आती है तो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जाएगी, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करी जाएगी। किसके द्वारा? सीवीसी के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, सीवीसी जो है पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और कितने दिन में करेगी? 90 दिन के अंदर। और अगर 90 दिन में कंप्लीट नहीं होती है तो कोई बात नहीं, फर्दर 90 दिन और एक्सटेंड कर दिए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो 90 और 90 120 दिन 180 दिन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीवीसी अपना कंडक्ट करेगा। इसके बाद में फिर अगर प्रेमा फेसाई केस बनता है कि हाँ यार इन्होंने धोखेबाजी करी है, करप्शन करा है, ग्रुप सी ने, ग्रुप डी ऑफिसर ने, प्राइमा फेसाई केस बनता है, प्लस ग्रुप सी और ग्रुप डी ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी भी दी गई है इनको सुनने के लिए, तो इनको सुनने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी अल्ट्रम पाटम, ठीक है, याद है सभी लोगों को। चलो जी, फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर क्या कहेंगे कि अब पुलिस वालों को मामला दे देंगे, पुलिस वालों चलो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करो। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है फिर अपने इन्वेस्टिगेशन करेंगे, साथ में इन अधिकारियों के खिलाफ डिसमिनरी प्रोसीडिंग अपनी चला दी जाएगी। लेकिन ये किन के लिए? सेक्शन 8 कैपिटल ए किन के लिए? केवल ग्रुप सी, ग्रुप डी, और जो ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले हैं ना उनके खिलाफ तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट तैयार होगी
और रिपोर्ट तैयार होने के बाद उनकी चार्जशीट करा जाएगा स्पेशल कोर्ट में या डिस्मिनरी, और साथ में डिस्मिनरी प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, भी आगे बात करेंगे, ठीक है। उनमें ये सब हम प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करेंगे। अब जब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हाँ है ना, तो पुलिस भी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। अब पुलिस भी रिपोर्ट तैयार करके किसको देगी? ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को देगी। ये बात कहां लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 8 का बी भी बनाया गया था कि जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में करेंगे? 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने में पूरी नहीं होती है तो फर्दर 6 महीने, यानी 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करके अपनी पूरी करके रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट किसको भेजनी है? सीवीसी को भेजनी है। अब सीवीसी अपना डिसाइड करेंगे, चार्जशीट फाइल करी जाए स्पेशल कोर्ट के अंदर, चार्जशीट फाइल करी जाए स्पेशल कोर्ट में, प्लस डिस्मिनरी प्रोसीडिंग, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग उस अधिकारी के खिलाफ शुरू कर दी जाए। बात खत्म, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद सेक्शन नंबर 9 आता है। सेक्शन नंबर 9 बात क्या करता है? सेक्शन नंबर 9 बात करता है कि जो भी अपना कार्य सीवीसी करेगा तो यार वो अपने हेडक्वार्टर में बैठ के तो करेगा। हेडक्वार्टर कहां होगा जी? दिल्ली में होगा। यूनामिनसली करेगा, किसी के दबाव में आके नहीं करेगा, किसी के ऑर्डर में आके नहीं करेगा, किसी के फोन आने पे नहीं करेगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली यूनामिनसली जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है अपना सारा काम यूनामिनसली करेगा। हेडक्वार्टर में दिल्ली में बैठ के करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है कि मान लेते हैं कि, ठीक है, एक सेकंड मैं आगे कर देता हूं, हाँ ठीक है, ये सेक्शन 9 समझ में आ गया। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है कि मान लेते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी तो यार इंसान है, उनकी कभी डेथ हो जाए या वो रिजाइन हो जाए, ठीक है, या रिटायर्ड हो जाए, एब्सेंट हो जाए, उनकी कोई रिश्तेदारी में शादी वगैरह हो, वहां जाना पड़े, उस टाइम एब्सेंट ऑफिस से, तो इन द मीन टाइम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर तो होना चाहिए यार मिनिमम, हमने कहा है, ठीक है। तो जब तक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नया अपॉइंट नहीं किया जाता, इन द मीन टाइम 2 विजिलेंस में से एक विजिलेंस को पिक करके सीबीसी बना सकते हैं, बिल्कुल। कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट करेंगे। बस यही सेक्शन 10 में बोला है, और कुछ बोला ही नहीं है। सेक्शन 11 बात क्या करता है कि अब जो प्रोसीडिंग्स, जो पावर्स जो एक्सरसाइज कर रहा है सीवीसी यार, तो वो किसकी तरह करेगा? मतलब मान लेते हैं, मतलब किसकी तरह करेगा? तो याद रखना इसमें यही बोला है कि जो एक सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो अपने कार्य कर रहे हैं, तो वो किसकी तरह करेंगे? सिविल कोर्ट की तरह करेंगे। जैसे एक सिविल कोर्ट काम करता है। सिविल कोर्ट अपना काम कैसे करता है? सबसे पहली बात, वो समन को विटनेस, सिविल कोर्ट जो है विटनेस को समन भेजते हैं ऑर्डर नंबर 16 में। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी बोलते हैं, ठीक है, कि एक्स नाम के व्यक्ति सिविल कोर्ट होने के नाते हम तुम्हें समन भेज रहे हैं कि तुम्हारे को इस फला नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए लाने हैं, हाँ है ना। तो ऑर्डर नंबर 11, ऑर्डर नंबर 13 पिक्चर में आ गया। और उसके बाद में और क्या क्या होता है जो सिविल कोर्ट के पास पावर हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति यानी कि विटनेस आ रहा है, तो विटनेस कहेगा ना, साहब मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, क्या मैं एफिडेविट पे आपको अपने सबूत लिख के दे सकता हूं? तो ऐसा प्रावधान है, बिल्कुल है, ऑर्डर नंबर 19 कि आप एविडेंसेस इन ऑन एफिडेविट भी दे सकते हो। अब उसके बाद में अगर मान लेते कोई व्यक्ति ऐसा है जो हाई डिग्निटरीज का है, ठीक है, उसको कोर्ट में हम समन करके नहीं बुला सकते हैं, तो उसके लिए लोकल कमीशन इशू करी जाती है, ऑर्डर नंबर 26 सेक्शन नंबर 75 से 78 के सीपीसी के अंदर, हाँ है ना। तो वही सारी पावर्स, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपके लिए जरूरी है, ये आपके बेरक के अंदर भी लिखी हुई है। आप अगर सेक्शन नंबर 11 अपना नहीं, हाँ सेक्शन नंबर 11 ओपन करोगे, इसमें बात लिखी हुई है, ठीक है जी। ये देखिए सेक्शन नंबर 11 में कि जो पावर्स है इंक्वायरी कंडक्ट करते दौरान सीवीसी की, वो कौन सी पावर होंगी? जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है, जैसे समन इशू करना विटनेस को, ऑर्डर नंबर 16, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर नंबर 11, 13, ठीक है। ऑर्डर नंबर 11 में तो इंटरोगेटरीज भी आती है, ठीक है, वो भी इंटरोगेटरीज भी इसका ही पार्ट होती है। और एफिडेविट ऑर्डर नंबर 19, कमीशन 26 सेक्शन 75 से 78 तक है, मैंने 75 लिखा है तो 78 तक होती है, ठीक है। तो ये सब काम अपना किया जाता है। और सेक्शन नंबर 12 की तरफ, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। सेक्शन नंबर 12 की बात करी जाए, सेक्शन नंबर 12 में और क्या बातें आएंगी? थोड़ा दिमाग लगाइए, और क्या क्या चीजें बची हैं जो हमारे को समझनी पड़ेंगी। अच्छा एक बात बताओ, ये सब काम क्या हो रहा है? प्रोसीडिंग ही तो है। अब यार ये सवाल है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, कौन सी प्रोसीडिंग है? सिविल कोर्ट की तरह तुम काम कर रहे हो यार, हाँ है ना। तो सीवीसी के, जब सीवीसी अपना कोई जो भी इंक्वायरी कर रहा है, तो वो कोर्ट की तरह, सिविल कोर्ट की तरह प्रोसीडिंग करेगा। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो सीवीसी की जो प्रोसीडिंग हो रही है, क्या वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग नाम की चीज हमें डिफाइन कहां करी हुई है? आप लोग एक बार बता सकते हो? तो सेक्शन नंबर 2I सीआरपीसी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1M बीएनएसएस। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? अगर आप बेरेक्ट खोल अपना बीएनएसएस का या सीआरपीसी का बेरेक्ट है आपके पास, तो लिखिए, वहां पे ओपन करिए, उसमें लिखा होगा कि एवरी प्रोसीडिंग विच आर लीगली टेकन ऑन ओथ, या एवरी एविडेंस विच आर टेकन लीगली ऑन ओथ आर नोन एज जुडिशियल प्रोसीडिंग, हाँ है ना। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब और क्या क्या हो सकता है कि मान लेते हैं मैं जस्ट आपकी चेयर पे ऐसे बैठा हुआ हूं, मैं कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूं, तो अगर कोई व्यक्ति आए और बदतमीजी करने लगे मेरे साथ में, तो क्या वो व्यक्ति को मैं सजा दे सकता हूं कि आप जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर बैठे हुए जज साहब को, जो कि जज हैं,
या जुडिशियल प्रोसीडिंग, या मैं जज नहीं हूं या ऐसा व्यक्ति हूं जो जुडिशियल प्रोसीडिंग कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड हूं एज पर सेक्शन 11 भी, तो आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो तो आपके खिलाफ फला फला सेक्शन में कार्रवाई चलेगी, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और अगर कोई व्यक्ति आता है झूठी गवाही देता है, उसके लिए भी हम प्रोसीडिंग कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या जब सीबीसी अपना जुडिशियल प्रोसीडिंग के तौर पे काम कर रहा है तो ये सेक्शन उनके पर भी एप्लीकेबल होंगे। जी हाँ, आप लोग एक बेरक खोलिए सीबीसी का, उसमें सेक्शन में 12 होगा। तो क्या लिखा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग पहले डिफाइन करा हुआ है सेक्शन में 2 क्लॉज 1M में, 2I में और 193 आईपीसी। इसके मैंने सेक्शन बीएनएस के भारतीय न्याय संहिता के भी लिख दिए हैं। 229 ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन यही कह रहा है कि भाई आपकी जमीन है, खाली जमीन पड़ी हुई है, और उनमें 5 या 5 से ज्यादा लोग आके हुड़दंग मचाने लगे, अनलॉफुल असेंबली रॉइट करने लगे, और आप मकान मालिक होने के नाते आप भी बस देखते रहे कि चलो चलो कोई बात नहीं, हुड़दंग मचाओ। तो ऐसे केस में वो लोग तो लाइबल होंगे ही होंगे, आप भी, जब आपकी जमीन है आप भी लाइबल होंगे, भले ही आपने अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होए हो या नहीं हुए हो। एज पर सेक्शन 229 बीएनएस या 193 के तहत आप भी लाइबल होंगे। ठीक है जी, चलो ये भी हमारा यही बात करता है कि आप जब जुडिशियल प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रहे हो उस दौरान अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है तो यहाँ पे 267 बीएनएस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई चलेगी, 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना है। ठीक है जी, और यहाँ पे कोर्ट में झूठी गवाही देने पे होता है ये वाला, ठीक है, पर्जरी जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, झूठे दस्तावेज आप दे रहे हो कोर्ट में तो तब इसके लिए लाइबिलिटी बनती है। इतनी बात समझ में आ गई, जुडिशियल प्रोसीडिंग समझ में आ गई ना। ठीक है, और सेक्शन नंबर 13 बात करता है, यार एक बात बताओ ना, मेरे को सैलरी मिलेगी, मैं अगर सीवीसी होता हूँ, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर या सेक्रेटरी, मुझे सैलरी या स्टाफ का बंदा हूँ, सेक्शन 7 में स्टाफ की बात करी थी ना हमने, तो मेरे को सैलरी वगैरह भी मिलेगी, भाई देगा कौन, तो पैसे कहां से मिलेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, हमारे संविधान में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कोई आर्टिकल मेंशन है, आप में से कोई बता सकता है मुझे, जल्दी बताओ भाई। तो आप लोग पढ़ना आर्टिकल नंबर 266 का क्लॉज नंबर 1, पता लग जाएगा। ठीक है, एक बार ही ना क्रॉस चेक कर लेना भाई, मेरे ऊपर आंखों पे पट्टी बांध के भरोसा मत करना कि सर आपने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है हमारे लिए। नहीं नहीं नहीं, इंसान मैं भी हूं कि 266 बोल रहा हूं, हो सकता है 267 निकले, फिर मेरे को आप लोग ब्लेम मत करना। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको जानबूझ के बात बोल रहा हूं ताकि आप भी खुद उठा के बेरक खोलो और एक लाइन इसमें पढ़ो, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए और एग्जाम में जब पेपर देने जाओ वहां पे लिखा जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर है, 260 में, 261 में, 267 में, 268 में, तो टिक करके आओ 266। ठीक है, गौर करना। चलो आगे चलते हैं। अब सेक्शन में 13 तक हो गया। सेक्शन 14 क्या कहता है, यार एक बात बताओ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, वो काम करे जा रहे तो यार रिपोर्ट भी तो भेजेगा, वो किसको भेजेगा, तो पहली बात वो एनुअली, ये ना पेपर में आया था, आप पीवाई को चेक करोगे पेपर में आया था। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट भेजेंगे, एनुअली रिपोर्ट भेजेंगे, इसको प्रेसिडेंट साहिबा को भेजेंगे कि प्रेसिडेंट साहिबा देखो हमने इन व्यक्ति के पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करी है, इंक्वायरी करी है, और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ने इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऐसे करी है, ये लो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की अलग रिपोर्ट है और हमारी अलग रिपोर्ट है। तो प्रेसिडेंट कहेगी अच्छा ठीक है, अब ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहिबा क्या करेंगे, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे, देखो भैया सीवीसी तुम लोगों ने, तुम्हारे कहने पे सरकार मैंने अपॉइंट करे थे, उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है हमारे को। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है ना 6 महीने के अंदर अंदर भेजी जाएगी, जैसे साल खत्म होने वाला होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर अपना सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्रेसिडेंट साहिबा को रिपोर्ट दे देंगे, बात खत्म। तो ये आपका दूसरा पड़ाव भी अब खत्म हो चुका है, 2 पड़ाव हमारे खत्म हो गए। अब आपके आखिरी पड़ाव बचता है सेक्शन 15 से 25, 26 27 कुछ भी नहीं है, 27 तो सेविंग क्लॉज है, 26 भी कुछ नहीं है। ठीक है, 25 तक हमें समझना होता है। तो सेक्शन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। सेक्शन नंबर 15 बात करता है कि अब अगर मैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हूं, अब मैं अपनी जब ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूं, किसी को मैंने धक्का मार दिया, गलती से लग गया, ठीक है, या मैंने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ गया और मेरे ऊपर केस फाइल कर रहा है, हाँ है ना, तो यार मेरे को तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना। तो सेक्शन नंबर 15 में ये बात बोल रखी है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा जो भी प्रोसीडिंग कंडक्ट करी जाएंगी उस वो अपने आप में अगर गुड फेथ में है तो उनके खिलाफ कोई सूट फाइल नहीं कर सकता, कोई प्रोसिक्यूशन फाइल नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। ये बात हमारे को सेक्शन नंबर 15 के अंदर बताई हुई है। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 कहता है कि अगर बताया, सेक्शन नंबर 16 बताता है कि जो सीवीसी और वीसी है यार क्या वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, क्या वो सरकारी अधिकारी होंगे, बिल्कुल होंगे। अब सरकारी अधिकारी का मतलब इसकी डेफिनेशन मेंशन है हमारे को पब्लिक सर्वेंट की। अगर आप सेक्शन नंबर 21 है ना, सेक्शन नंबर 20, हाँ 21 सही था, मैं सेक्शन नंबर 21 आईपीसी का अगर आप अपना खोल के देखोगे वहां पे हमारे को पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बता रखी है। भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 28 के अंदर हमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बताई हुई है। तो अगर वो हम खोल के देखेंगे तो हमारे को पब्लिक सर्वेंट नाम की चीज देखने को मिल जाएगी और सेक्शन नंबर 16 भी हमारा और क्लियर हो जाएगा। सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 17 बस एक नॉर्मल से यही बात कहता है
कि जो दिल्ली पुलिस बोल रहा हूं बार बार, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो भी होगी, जो अपना वो कार्य कर चुकी है, वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट तैयार करके किसको देगी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को देगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो रिपोर्ट किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, रिजेक्ट करेंगे तो रीजन भी रिकॉर्ड करके राइटिंग में लिख के देंगे। ठीक है जी, 17 हो गया। अब सेक्शन नंबर 18 आएगा। सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने रिपोर्ट भेजी है सरकार को, तो उससे रिकॉल भी कर सकते हैं, दोबारा भी मंगा सकते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं, कुछ अदर रेलेवेंट चीजें भी मंगा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 19 बात करता है सेक्शन नंबर 19 बात करता है कंसल्टेशन विद द सीवीसी। हाँ, सेक्शन 19 बात करता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से सरकार जो है ना कभी कंसल्ट भी कर सकती है। जब अगर सरकार ने अपना मन बना लिया, यार मेरे को थोड़े रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, नोटिफिकेशन कोई जारी करनी है, कोई ऑर्डर जारी करना है सेंट्रल विजिलेंस के कानून के तहत, या कोई डिफिकल्टी है जो कानून सेक्शन के अंदर, वो रिमूव करनी है, तो सरकार ये कार्य करने से पहले दिग्गज लोगों से क्या लेगी? राय लेगी, कंसल्ट करेगी। सेक्शन नंबर 19 में बात लिखी हुई है। किससे करेगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट विद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फिर कंसल्ट करने के बाद सेक्शन 20 में रूल्स बना देगी, सेक्शन 21 में रेगुलेशन बना देगी, सेक्शन 21 में नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी कर देंगी, सेक्शन 23 में अगर कोई डिफिकल्टी रिमूव करनी है वो कर देंगे, बात खत्म। अब सेक्शन नंबर 24 एक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, 1964 के अंदर एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करा गया था श्री के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में। अब उस सीवीसी ने, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने, वो नया नया व्यक्ति अपॉइंट हुआ था, यार इसने जी जान लगा कि कोई ना कोई अपनी प्रोसीडिंग तो चलाई होंगी, कुछ ना कुछ तो कार्य करा होगा ना, कुछ ना कुछ तो करा होगा। ठीक है, तो इसमें और कब तक रहा था? 1964 के बाद 1995 में रिमूव करा था, यानी इतने सालों में भाई इतने सीवीसी आए होंगे। ठीक है, उन्होंने कोई ना कोई प्रोसीडिंग तो चलाई होगी, 1994 तक तो चलाई होगी। ठीक है, तो सवाल यह है कि इन लोगों ने जो भी कार्य करे होंगे उस टाइम, तो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट था ही नहीं, फोर्स में था ही नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। तो यहां पे सेक्शन 24 का यही कहना है कि भाई जो ये वाले सीवीसी थे, इन्होंने जो भी कोई एक्ट करा, जो भी कोई कार्य करा, तो ये माना जाएगा कि इस कानून के तहत ही करा है, ये मान लिया जाएगा। तो ये सेक्शन 24 में बोल दिया गया। और सेक्शन 25 और आखिरी सेक्शन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा। सेक्शन 25 हमें यह बताता है कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को भी चुना जाएगा, नियुक्त करा जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को भी नियुक्त करा जाएगा। तो उस नियुक्त करने के लिए एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी के अंदर 5 बंदे होंगे, 5 लोग होंगे। पहला सीवीसी, दूसरा वीसी, तीसरा सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स, चौथा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, 5वां सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू। तो ये 5 बंदे बैठेंगे, ये एक बंदे को बोलेंगे कि भाई इस बंदे को डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट या डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट बना दिया जाए, तो बना दिया जाएगा। यही बात मैंने लिखी है। सीवीसी, वीसी, सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, और 5वां सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में से। ठीक है, अब जब डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट जब हम एज पर सेक्शन 25 चुनेंगे, तो चुन लिया गया है, तो इनका टेन्योर पीरियड क्या रहेगा? 2 साल तक के लिए रहेगा। ठीक है, अब 2 साल के बाद अगर ये 5 में से 5 लोग ये चाहते हैं कि यार 1 साल का टाइम पीरियड और दे दो, एक्सटेंशन, तो 2 साल के बाद 1 साल तक के लिए और नियुक्त हो जाओगे। और उनको लगता है कि 1 साल और दे दो, और हो जाएंगे। उनको लगता है 1 साल और दे दो, एक्सटेंड कर दो, तो कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन करते करते कितने तक? 5 साल, मतलब 2 साल तो अपना इनिशियल अपॉइंटमेंट पीरियड, 1 साल का एक्सटेंशन और हो गया, 1 साल का एक्सटेंशन और हो गया, 1 साल का एक्सटेंशन और हो गया, बात खत्म। 5 सालों तक के लिए ही डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट चुना जा सकता है, यानी कि 3 साल तो एक्सटेंशन वाले, 2 साल इनिशियल अपॉइंटमेंट वाले, दैट्स इट। तो ऐसे हमारा पूरा का पूरा कानून जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 खत्म होता है। हमने टोटल 3 जजमेंट पढ़े हैं। विनीत नरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 जैन हवाला केस, भैया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट बनाओ। दूसरा हमने जजमेंट पढ़ा है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रताप सिंह 2024 सुप्रीम कोर्ट, कि भाई आप जो है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर तब तक नहीं चला सकते जब तक आपके पास सैंक्शन ना हो। और जगत राम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024 के केस में बोल दिया गया था कि नहीं कर सकते, और एडिशनल प्रोसिक्यूशन भी आप किसी के खिलाफ नहीं चला सकते हो एज पर सेक्शन 358 बीएनएसएस 319 सीआरपीसी के अंदर। ये बात भी क्लियर हो जाती है, इसमें और कोई हेक्टिक बात है नहीं। ठीक है, और हाँ, ये 3 जजमेंट हमने पढ़े थे। तो सेक्शन 1 शॉर्ट अनटाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन, सेक्शन 4 अपॉइंटमेंट, सेक्शन 5 रिमूव नहीं टर्म, सेक्शन 5 टर्म, सेक्शन 6 रिमूव, सेक्शन 7 स्टाफ, सेक्शन 8 हमारी पावर्स क्या होगी, सेक्शन 8A प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, सेक्शन 8B
जो पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन करके क्या करा है, सेक्शन 9 जो है, जो प्रोसीडिंग होगी जो कंडक्ट करी जाएंगी वो न्यू दिल्ली में होगी। सेक्शन 10 वीसी को सीवीसी बनाना। सेक्शन 11 जो है बताया हुआ है कि सिविल कोर्ट की तरह वो काम करेंगे। सेक्शन 12 जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह वो काम करेंगे। सेक्शन 13 एक्सपेंसेस, खर्चा कहां से लाओगे, कंसोलिडेटेड फंड। सेक्शन 14 एनुअल रिपोर्ट। सेक्शन 15 गुड फेथ, कोई सूट नहीं, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं। सेक्शन 16 बात कर रखी है कि जो विजिलेंस सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, विजिलेंस कमिश्नर है, वो पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करेंगे। और सेक्शन नंबर 17 जो सरकार के पास रिपोर्ट जाएगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 18 जो रिपोर्ट गई है इसको रिकॉल भी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 19 में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन नंबर 19 के अंदर, लेट मी चेक वंस, हाँ, सेक्शन नंबर 19 में सरकार जो है वो विजिलेंस कमिश्नर से, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 20 में रूल्स बनाएंगे। सेक्शन नंबर 21 में रेगुलेशंस बनाएंगे। सेक्शन नंबर 20 में रूल्स, 21 में रेगुलेशंस, 22 में नोटिफिकेशन या ऑर्डर, 23 में रिमूव डिफिकल्टीज। सेक्शन 24 में जो पुराने सीवीसी हमारे बने थे उनके द्वारा जो कार्य करा गया है वो डीम्ड एक तरह से माना जाएगा कि ये इनके द्वारा ही कानून के तहत ही करा गया। सेक्शन 25 डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को चुना जाएगा। दैट्स ऑल, खत्म बात। तो आपको ये क्लास देखने के बाद पूरी की पूरी कैसा लगा, समझ में आई हैं चीजें, नहीं आई हैं, और क्या आपका रिव्यू रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, पूरी पूरे सेशन को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। हमारा नया चैनल है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, तो एक हमारा मेन चैनल है ही। हमारा एक नया चैनल भी मैंने इसलिए बनाया केवल जुडिशरी के पढ़ाई के पर्सपेक्टिव में, उसमें कोई वकालत की बात नहीं करेंगे, कुछ हम जो है प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो ये मेरे चैनल पे केवल पढ़ाई ही की चीज आती है, कोई जजमेंट आता है मैं पूरे 1 शॉट की क्लास मतलब अपलोड कर देता हूँ। कभी कभी मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी सोचा था आप लोगों से पूरे लेक्चर लेता रहूंगा, एक एक टॉपिक वाइज समझाता रहूंगा, तो जैसा जैसा रिस्पॉन्स आएगा, बट डजंट मैटर, तो वो मैंने फिर बीच में क्लास स्टॉप कर दी थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और हमारी एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। आप आईफोन यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर हो, लैपटॉप यूजर हो, सारी जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। बस आपका काम है एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो आपको लगता है यार मेरे को ना ये सुटेबल बैच, सब्जेक्ट वाइज, मैं ना पूरा बैच नहीं लेके आता, एक 2 साल के, ठीक है। उसमें बच्चा फंस जाता है कि अगर मान लेते कोई सब्जेक्ट बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो वो तो फंस जाएगा, ठीक है। मैं दूसरी जगह पढ़ने जा ही नहीं सकता वो सब्जेक्ट के लिए। तो इसलिए मेरा मेन इंटेंशन यही होता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट वाइज क्लासेस हो। मेरा कॉन्स्टी वीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम वीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा वीक है, या XYZ बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैचेस भी अपना ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। कहाँ पे, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग वहां पे मैसेज करो, यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करो। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की कोई लेटेस्ट वीडियो आप देख रहे हो उसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ईमेल कर सकते हो, तो जैसा आपको सुटेबल लगे। बट इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नए 1 शॉट के अंदर, या नई कोई लेक्चर के अंदर। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।